साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है सार्क या जिसे दक्षेस के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो ये आप शॉर्ट में करेंगे तो दक्षेस हो जाएगा, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसे इंग्लिश में जो इसका शॉर्ट करेंगे तो शार्क हो जाता है। तो ये जो सार्क या दक्षेस है, इस क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक है, यह आपके प्री के साथ साथ मुख्यतः जो यूपीएससी या यूपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें जो पेपर 2 है, पेपर 2 के तहत ही आपका आईआर वाला पोर्शन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस सार्क संगठन के बारे में बात करेंगे। इसकी संरचना क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, साथ ही साथ इसकी असफलताएं क्या रही हैं और इसके पुनरुद्धार के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम इसको। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या शार्क, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना का कारण क्या था, इसको स्थापित क्यों किया गया। तो देखिए, शार्क का गठन जो है, जो शार्क का गठन है, ये दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता, शांति, समृद्धि और आर्थिक प्रगति के लिए किया गया था। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता इसलिए जरूरी था क्योंकि यह क्षेत्र विवादों एवं संघर्षों से घिरा था। जैसे कुछ विवादों संघर्षों को हम लोग उदाहरण से देखें, जैसे भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 3 युद्ध एवं सीमा विवाद रहे हैं। भारत चीन के बीच युद्ध और सीमा विवाद। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के गठजोड़ ने 1970 के दशक में दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित किया था। साथ ही श्रीलंका में लंबे समय तक सिंघलियों तमिलों के मध्य चला गृह युद्ध, नेपाल में मधेशियों की समस्या, समग्र रूप में दक्षिण एशिया में निर्जातीय संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जल विवाद, शरणार्थी समस्या, सीमा पार आतंकवाद, सीमा विवाद एवं हिंद महासागर का सैन्यीकरण जैसी चुनौतियां रही हैं। इन्हीं सबके परिप्रेक्ष्य में 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन के रूप में सार्क या दक्षेस की स्थापना होती है। इसके सदस्यों के बारे में बात करें कि इसके सदस्य कौन से हैं, तो 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ये दक्षिण एशियाई देश हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। ये 8 देशों के नाम आप मैप में देख करके जरूर याद रखिएगा। भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क के चार्टर में इसके उद्देश्यों का जो उल्लेख किया गया है, उसके तहत क्या उद्देश्य है इसके? पहला, दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा, दक्षिण एशिया के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना। तीसरा, दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। चौथा, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। और पांचवा, दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अब इसकी संरचना देखें तो वर्ष 1987 में सार्क के सचिवालय का गठन नेपाल के काठमांडू में किया गया। तो इसका सचिवालय कहां पे है? काठमांडू में है। सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं, जिसमें आपका चाइना है, अमेरिका है, ये भी शामिल है। 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं जिन्हें दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी तक सार्क के 18 समिट या सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। 18वें समिट का आयोजन वर्ष 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था। उसके बाद से इसके समिट नहीं हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं संगठन का एक ड्रॉबैक है। 19वें सार्क समिट का आयोजन 2016 में इस्लामाबाद में किया जाना था, लेकिन वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले के परिप्रेक्ष्य में सदस्य देशों द्वारा इस्लामाबाद समिट का बहिष्कार किया था। तब से ये समिट अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है। सार्क की कार्य पद्धति क्या रही है? सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये शॉर्ट में हम लोग नाम कहते हैं, के चार्टर में पूर्ण विश्वास रखता है। सार्क समिट का महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मत से लिया जाता है। सार्क चार्टर का अनुच्छेद 10 कहता है कि द्विपक्षीय विवादास्पद मामलों को सार्क के बैनर तले नहीं उठाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय सहयोग हेतु वार्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव न उत्पन्न हो सके। मतलब 2 देशों के मध्य कोई विवाद हो, उसको आप वहां पर नहीं लाएंगे। सार्क समिट का विनियमन करने के लिए इसका शीर्षस्थ अधिकारी महासचिव होता है, जिसे 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके अलावा सार्क कैबिनेट सचिवों की बैठक के जरिए भी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोग सार्क या दक्षेस की जो उपलब्धियां रही उसके बारे में बात करें तो अपने गठन के बाद से तमाम अवरोधों के बावजूद दक्षेस ने
दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण को गति प्रदान की है तथा दक्षिण एशियाई देशों को एक साझा मंच उपलब्ध कराकर परस्पर संवाद की संस्कृति का विकास किया है। तीसरा, इसके प्रयासों एवं पहलों के कारण, इनिशिएटिव के कारण न केवल शासकीय स्तर पर संबंध बेहतर हुए हैं बल्कि दक्षिण एशियाई समाज के मध्य भी नजदीकियां बढ़ी हैं। चौथा, वर्ष 2015 से सार्क सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने की परंपरा की शुरुआत हुई, जिससे दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पांचवां, दक्षिण एशिया सार्क ने लोकतांत्रिक चार्टर के माध्यम से इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। छठा, दक्षिण के मंच पर आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत श्रीलंका के प्रस्ताव पर 1993 में दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता शाप्टा संपन्न हुआ, जो कालांतर में अस्तित्व में नहीं रहा। आगे चलकर के वर्ष 2006 में इसके स्थान पर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के माध्यम से व्यापार संबंधों को गति दी गई। तो साफ्टा नहीं काम किया, उसके जगह पे साफ्टा आता है बाद में। दक्षेस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक क्षेत्र में देखी गई। दक्षेस ने सामाजिक चार्टर के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, मानव विकास, खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया। इसके लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया गया, जैसे दक्षिण एशियाई गरीबी उन्मूलन केंद्र, दक्षेस विश्वविद्यालय जो कि भारत में स्थापित किया गया, दक्षेस खाद्य एवं बीज बैंक, मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, दक्षेस विकास कोष। वहीं आतंकवाद, तस्करी और प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए भी संयुक्त प्रयास किए गए। इस संबंध में कोलंबो स्थित श्रीलंका कोलंबो कहां पे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका के कोलंबो स्थित आतंकवाद और तस्करी अपराध मॉनिटरिंग डेस्क और नई दिल्ली स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद के दमन संबंधी सार्क क्षेत्रीय कन्वेंशन पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। 12 जनवरी 2006 से यह कन्वेंशन जो है लागू हो गया। भारत में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस्लामाबाद में सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना की गई, जो दक्षिण एशियाई देशों को संघर्षों को सुलझाने के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सार्क विकास कोष का गठन किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन सार्सो अंतर क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानक विकसित कर देगा, ये जो संगठन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सार्क या दक्षेस की जो असफलताएं रही हैं, उन असफलताओं के बारे में। पहला, दक्षेस के मंच पर अनेक महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए, पर उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हो पाया। दूसरा, सदस्यों के मध्य आंतरिक मतभेद इतने प्रभावी बने रहे कि संभावनाशील क्षेत्र होने के बावजूद दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग नगण्य रहा। तीसरा, दक्षेस की निरंतर बैठकें भी आयोजित नहीं हो पाती हैं, जैसे कि 2014 के बाद से बैठकें नहीं हो पाई हैं। परिणाम स्वरूप नियमित वार्ता का अभाव रहा, क्योंकि पारस्परिक व द्विपक्षीय विवादों के कारण इसकी बैठकों का स्थगन होता रहा। चौथा, विवाद निस्तारण मंच के रूप में दक्षेस की भूमिका को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, अतः दक्षेस के मंच पर आम सहमति के अभाव के कारण अनेक प्रस्ताव लागू नहीं हो पाए, जैसे भारत द्वारा प्रस्तुत सड़क संपर्क, रेल संपर्क और दक्षेस उपग्रह का प्रस्ताव पाकिस्तान के विरोध के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाया। इसी प्रकार वित्तीय एवं मानवीय शक्ति के कारण दक्षेस द्वारा संचालित अनेक परियोजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। छठा, क्षेत्रीय संपर्क पहल प्रभावी न होने के कारण व्यापारिक और सामाजिक संपर्क भी महत्वपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। अतः सार्क देशों के मध्य वस्तुओं में जो आंतरिक व्यापार है वो 5% से भी कम रहा है। मतलब सार्क देशों का जो अपना व्यापार होता है उससे उसका 5% भी इनका आपस में आंतरिक व्यापार नहीं होता है। पारस्परिक अविश्वास के कारण साफ्टा का भी सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जो 2006 में आता है। कई दक्षिण एशियाई देशों ने साफ्टा के बजाय चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने को प्राथमिकता दी, जैसे पाकिस्तान और मालदीव ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। भारत एवं अन्य सदस्य देशों के बीच विषमता, वे भारत को बड़े भाई के रूप में देखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त संगठन दक्षेस या सार्क है, ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सामान्य और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम नहीं है। यूरोपीय संघ, नाफ्टा और आसियान जैसे संगठनों की तुलना में दक्षेस या सार्क के मंच पर कभी भी दक्षिण एशियाई सामूहिक पहचान की धारणा विकसित नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण भी मतभेदों के चलते नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं कि सार्क के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है, इसे फिर से बढ़ावा देने की जरूरत क्यों है। पहला, सार्क क्षेत्र के देशों की दक्षिण एशियाई पहचान, जो सार्क है वो क्षेत्र के देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को दर्शाता है। दूसरा, यह संगठन क्षेत्र के आम मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल संबंधी मुद्दों और जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य मुद्दों से निपटने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यापार के 5% से कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है।
अतः सार्क या दक्षिण क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके मध्य अभी आंतरिक व्यापार बहुत कम है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। बिम्स्टेक, जो एक दूसरा संगठन बिम्स्टेक, वो अपने सभी सदस्यों के बीच एक समान पहचान और ऐतिहासिक कमी जैसे कारणों से सार्क की जगह नहीं ले सकता, तो इन कारणों से सार्क को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है। अब आगे क्या किया जा सकता है, तो देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं। सार्क की नियमित बैठकों का आयोजन जरूरी है, चाहे वह भौतिक हो या वर्चुअल रूप से। यदि कोई देश किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहता तो वर्चुअल रूप से इसकी बैठकें होनी चाहिए, परंतु नियमित रूप से करनी चाहिए। दूसरा, क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक चर्चा, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। तीसरा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र को सुरक्षा तत्व से प्रभावित होने के बजाय आर्थिक एवं सामाजिक तत्व को प्राथमिकताओं के रूप में पहचानना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस ना करके आर्थिक और सामाजिक तत्व पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सार्क चार्टर को पुनः परिभाषित करना चाहिए, जिसमें अत्यधिक सुरक्षा उपायों को हटाना, सार्क माइनस अवधारणा को शामिल करना। सार्क माइनस अवधारणा क्या होती है, जैसे कि 8 देश हैं, कोई देश अगर किसी मुद्दे पे सहमत नहीं है तो उसको हटा करके जो देश सहमत है उनको एक साथ लेकर के उस मुद्दे पर आगे बढ़ जाना। तो सार्क माइनस अवधारणा को शामिल करना और व्यापार सुविधा, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिविटी आदि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं कि इन सभी बातों से जो हमने अभी ऊपर बात की, इससे स्पष्ट है कि आर्थिक और सामरिक संगठन के रूप में दक्षेश जो है वो सफल नहीं रहा, क्योंकि इनके बंद जो आंतरिक व्यापार होता है वो काफी कम है, 5% से भी कम है। लेकिन सामाजिक संगठन, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को इससे अवश्य गति दी है। इसने जो सार्क ने अवश्य गति दी है। दक्षेश या सार्क के प्रयासों के बावजूद भले ही सरकारों के मध्य अविश्वास विद्यमान रहा हो, लेकिन दक्षिण एशियाई समाज में लोगों के मध्य संवाद और संपर्क स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सारी जो चर्चा हमने की वो सार्क या दक्षेश के संबंध में की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।